ओम नमः शिवाय। आज बहुत दिनों के बाद फिर ये अपना रसिद टॉपिक पे बात करने का समय आया। अभी दो तीन जगह पे जो भी ग्रुप होते हैं व्हाट्सएप के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग और आप लोग कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, या कोई हमें या आपको जोड़ देता है। फिर जब समय मिलता है तो कभी हम देख भी लेते हैं। तो आज का टॉपिक वही है कि क्योंकि आगे बात हो गया है पर और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, वैसा मुझे लगता है। तो आज उसी बात पे बात करेंगे, जैसे कि सुवर्ण क्रिया के अंदर या तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी धातु को अगर दूसरी धातु में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कौन से बेसिक जो प्रिंसिपल है उसमें हमें ध्यान देना चाहिए, जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं। तो पहले तो आपको हमें और आपको क्या करना चाहिए कि जो टेबल आता है, पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसका ध्यान से अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये काम करिए कि जितने भी लोग हैं वो उसको हमें पीरियोडिक टेबल आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको उधर देखने को मिल जाएगा। तो उसके अंदर आपका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सब क्रिया है वो क्या करने से क्या होता है, क्या करने से क्या नहीं होता है। आज हम जो बात करने वाले हैं उसके अंदर आगे मैंने कहीं पे वीडियो में बोला था, पर फिर भी आज थोड़ा डिटेल में और बेस पे ही बात करेंगे। ऐसा सोचा कि भाई जैसे कोई भी मेटल को कोई भी मेटल में ट्रांसफॉर्म करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है या किसी ने बताया होता है। तो बताया है यानी फॉर्मूला ही हो गया ना वो। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, आगे भी मैंने वीडियो में कहीं बताया था कि भाई आपने देखा कि कोई फॉर्मूला है उसके अंदर सब चीज़ में सीधा वनस्पति एक बीच में आ जाती है। तो कभी आपने सोचा कि भाई ये सब मेटल है, ये नॉन मेटल है, और ये वनस्पति बीच में कहाँ से आ गई? आगे एक वीडियो में मैंने बताया था कि कोई एक बुक में लिखा है कि कुदरत जो क्रिया करती है वही क्रिया हमें करनी है, उसके विपरीत काम नहीं करना है, ऐसा एक बुक में बोला था। आज भी मैं जो आपको ये बता रहा हूँ वो बुक में, क्योंकि मैंने बहुत साल इसके अंदर अध्ययन किया तो मैंने उसके शॉर्ट्स नोट्स बना के रखे कि क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो आज वो नोट्स मेरे हाथ में आ गए जो मुझे लगता है कि आपको बताना ज़रूरी है। तो वो बुक के अंदर भी बताया गया था कि ये जो मेटल है, तो वो बुक में बताया था कि भाई कुदरत जो काम करती है उसको ध्यान में रख के ही हमें काम करना है। यानी कि वनस्पति में से वनस्पति बनाता है, मनुष्य में से मनुष्य, प्राणी में से प्राणी, और मेटल में से मेटल बनता है, ऐसा उसका कहना है। ठीक है। द सेम वे ये फंडा है, बेसिक फंडा है, और ये इसके बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं है। दूसरा मैंने ये बताया था कि तीन चीज महत्व की है कि कोई भी धातु या कुछ भी बना है तो उसके पीछे तीन चीज है, पारक, गंधक और क्षार। कहीं पे भी बताया गया गंधक, पारक और क्षार, ऐसा मतलब उसको बताया गया है। दूसरा ये बेसिक प्रिंसिपल है। तीसरा, जब भी हम बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला को हम सोचते ही नहीं है, और सटासट उसमें जो लिखा है उसी हिसाब से, और उसके अगल बगल के भी जितने भी है वो सब हम प्रयत्न कर चुकते हैं। हालांकि ये गलत प्रोसेस है, तो मैं आपको आज सही प्रोसेस क्या है, यानी उसको आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए, वो मैं उसके ऊपर प्रकाश डालूंगा, जो मैंने नोट्स में रख के रखा था, जो आज मेरे हाथ में आ गई। तो ये आप मान के चले कि इसका कुल मिला के 4 पार्ट बनेगा, एक वीडियो में कवर नहीं होगा। तो एक वीडियो में आज पहला पार्ट ले लेते। तो चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ मैटर क्या होता है कि कोई भी हल्की धातु, उसको हल्की धातु बोली जाती है, और दूसरी उच्च धातु बोली जाती है। तो हल्की धातु किस चीज़ को
मानते हैं। तो हल्की धातु आप पकड़ लीजिए, जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, शीशा हो गया, कली हो गया। इतने धातु को अगर हमें स्वर्ण की ओर ले जाना है, उसको उच्च धातु की ओर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये पहला प्रिंसिपल हो गया। जैसे उधर 2 प्रिंसिपल है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल ये हुआ कि आप कौन सी धातु पे काम कर रहे हैं, या तो कौन सी धातु पे आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो जैसे कि मैंने बताया, उसी हिसाब से ये जो सब धातु ये है, उसमें आप कौन से धातु को पकड़ते हैं वो पहले तय करिए। उसके बाद पारद, अभी पारद यहाँ पे कैसे काम करेगा वो सोचना है। जो भी अपने पास फॉर्मूला है उसके अंदर ये पहला बेसिक हो गया कि कौन से एलिमेंट में हम काम कर रहे हैं, और वो फॉर्मूला में हमें देखना पड़ेगा कि जो पारा है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा जिसमें पारा का इस्तेमाल ना किया गया हो, पर पारद को कौन से एंगल से उसमें इस्तेमाल किया गया है वो देखना पड़ेगा। यानी कि उसको वेधक करने की दृष्टि से डाला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेधक दृष्टि से उसको डाला गया है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो काम करेगा, हल्की धातु को उच्च धातु में लाने का प्रयत्न करेगा। ये इस स्टाइल से हमें फॉर्मूला को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये क्या देखेंगे कि पारद जो है उसके ऊपर प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, और वो जो प्रक्रिया ऐसी करेंगे कि जिसके द्वारा पारद की खुद की वेधन शक्ति बढ़ जाए, और जैसे ही वो वेधन शक्ति, और उसके अंदर फिर पारद के अंदर संस्कार दिखाए गए, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो पारद की वेधन शक्ति कैसे आगे बढ़े वो हमें और आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसमें भी एक सीक्रेट आएगा, लॉजिक आएगा, पर पहले आप ये समझ लीजिए कि जब हम पारद को स्ट्रॉन्ग करेंगे या उसके अंदर वेधन क्रिया चालू करेंगे, तो फिर से वो फंडा आएगा कि अभी इसको हम कौन सी मेटल पे ट्राई करने वाले। जैसे आप चांदी पे, तांबे पे, कली पे, शीशा पे, आप कौन से ऊपर ट्राई करने वाले, ये हमें ध्यान में फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम उसका वेधन शक्ति बढ़ाएंगे, तो मैंने आगे बताया था, इसे हम अपनी जो ये संस्कृति है उसके अंदर, इसके अंदर बहुत डिटेल में दिया गया है। आप मान के चलिए बहुत मेहनत गिरती है, बहुत लंबा चौड़ा अध्ययन करने के बाद ये सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना के रखा है। आप सोच लो तो इसके अंदर कितनी मेहनत हुई होगी। ये इतना लंबा चौड़ा होने की वजह से ऐसी छोटी छोटी बात हमारे ध्यान में नहीं आती। जैसे कि मैंने बताया ना कि पारद की वेधन शक्ति को उत्पन्न करना है, तो फिर आपको वही फॉर्मूला में चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो फॉर्मूला है जिसके अंदर पारद की वेधन शक्ति के बारे में तो बताया गया है, पर उसमें वेद कितने प्रकार के पता है आपको? कम से कम 5 प्रकार के वेद होते हैं। ठीक है, अभी बोलोगे हाँ हम जानते हैं, पर आप जानते हो, पर आपने कभी इस एंगल से चेक किया? इसको हम चेक लिस्ट बोलते हैं। हमें चेक करना पड़ेगा कि जो वेधन की, जो पारद के ऊपर जब हम वेधन शक्ति बढ़ाना चाहते, तो वेधन शक्ति बढ़ाने के जो प्रकार है वो 5 है। एक हो गया धूम्रवेद, दूसरा हो गया लेप वेद, तीसरा हो गया क्षेप वेद, चौथा हो गया कुंत वेद, और 5वां है शब्द वेद। अभी देखो शब्द वेद, ये कहीं पे भी आपने सुना है कि नहीं, पर मैंने तो सुना है कि कई लोगों में इतनी शक्ति होती है कि वो लोग सिर्फ शब्द वेद से, यानी श्लोक बोल के या कुछ भी एक ऋचा बोल के धातु को परिवर्तित कर देते हैं। और ये तो शायद आपने वो भी सुना होगा कि सिर्फ मूत्र से भी परिवर्तित हो जाता है। हिमालय में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है कि बकरी यानी जो उधर के होती है उसके मूत्र गिरने से ही वो जो लोहा या तांबा परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे तो कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं करते। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या, ये सब वेद है। ये कौन सा वेद है हमें देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़, ये मैंने आज आपको एक प्रकार बताया। कौन सा प्रकार बताया? कि हल्की धातु को बेस पकड़ना है और पारे को वेद की तरफ, यानी वेद करना है, वेदन शक्ति बढ़ानी है। और वेदन शक्ति भी आप बढ़ाओगे तो कौन से वेदन शक्ति का जो एक फॉर्मूला होता है उसमें उसके बारे में प्रकाश डाला है। जैसे 5 प्रकार के वेद बोले ना, उसमें देखिए कि वो धूम्रवेद की ओर ले जा रहा है, लेप वेद की ओर ले जा रहा है, क्षेप वेद की ओर ले जा रहा है, कुंत वेद की, शब्द वेद का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। तो ये बात पकड़ के चलनी है। ठीक है, तो आज एक हुआ, ऐसा 4 पार्ट बनेगा। तो आज आपको एक ही फॉर्मूला के अंदर ये पहले इतना क्लैरिफिकेशन होना चाहिए जब हम काम करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम कोई भी हल्की धातु पे काम करेंगे और पारेद को वेधन के यानी शस्त्र के रूप में उपयोग करेंगे, तो
जो धातु परिवर्तन की जो बात चल रही है उसमें कैसे बदलाव करेंगे, उसके पीछे फंडा हमें देखना पड़ेगा। तो क्योंकि इसके बारे में सबको सब कुछ पता है, पर इस लॉजिक से काम करने के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है वो आपको, और आज का जो टॉपिक है वो आपको सही में बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आगे और 3 वीडियो आएगा।